माफिया, साइकोपैथ एंड डेंजरस लव पार्ट 6। हाय गाइस, आपका स्वागत है मेरे वांगशन यूनिवर्स में। जहाँ से ख़त्म करे थे वहीं से स्टार्ट करते हैं। हमारा वेल्डिंग जब जा रहा होता अपने बाइक में घर में उन लोगों के लिए कुछ खाने पीने का सामान लाने के लिए और थोड़े पैसे और थोड़े कपड़े लाने के लिए, तब रास्ते में वही हमारे वेंचिंग और वेन रोहान की आदमी मिल जाते हैं और उसको बुरी तरह से ट्रीट करने लगते हैं। पूछने लगते हैं क्या तुमने इन्होंने देखा है? तो वो बोलता है कि देखो भाई, मैं एक सीधा साधा इंसान हूँ, मुझे ज़्यादा पता नहीं है, तो कृपया आप मुझे परेशान ना करें। मेरा दोस्त ने मुझे यहाँ बुलाया था और यहाँ आया ही नहीं। मैं पहले इस गांव में उधड़ गिधड़ ज़मीनों में घूम के मैं परेशान होगा। मेरी गाड़ी में पेट्रोल भी इतना नहीं है मेरे भाई, आधे घंटे में मुझे गांव को पार करना, वरना मैं इसी जंगल में ही मर जाऊंगा। मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, आप अमीर घर के लोग हैं, आपके पास बहुत सारा पेट्रोल डीजल है, आप लोग पहुँच जाएंगे। गाड़ी छोड़ के 4 गाड़ियों में से कितनी 3 गाड़ियों में, मुझे दया कीजिए, मुझे कुछ नहीं मालूम प्रभु। ये बात बोल के उनको दंडम करके चला जाता है। अब बोलता है अगर मेरे को कुछ भी पता चला आगे कहीं या मुझे कुछ दिखा तो मैं आपको कैसे कांटेक्ट करूँ। वो अपना एक कार्ड निकाल के देते, बोलते ये कार्ड हमारा है और ये नाम मेरा है। अगर कभी भी आपको अभी जाते समय रास्ते में या कुछ भी पता चला तो आप मुझे इस नंबर में कॉल कीजिएगा, मेरा नाम रघु है। बोलता हाँ ठीक है, तो मैं धन्यवाद, मैं चलता हूँ। और वो फ़ौरन चल जाता है और जाते जाते वो कार्ड को बाजू में फेंक के चला जाता है। जब वो 1.5 घंटे बाद वो अपने घर में पहुंचता है तो वेंचिंग बोलती है तुम कहाँ चले गए थे? तो बोलता है दी, मेरा एक गांव में मेरा एक दोस्त का एक्सीडेंट हो गया था, उसने मुझे कॉल करके बुलाया था। जब मैं वहाँ गया तो खून खून था, उसका आता पता नहीं। तो वो खींच के झापड़ मारती है और हमारा वेल्डिंग पकड़ लेता है अपने फेस में हाथ लगा के। दीदी आपने मुझे क्यों मारा? बास्टर्ड, तेरा बाप हॉस्पिटल में ज़िंदगी और मौत के लिए लड़ रहा है और तुम अपने दोस्त के बचाने के लिए गए थे। क्या तुम्हें दोस्ती निभानी आती है? बाप का दूध का कर्ज निभाना नहीं आता? तो वो बोलता है दी मुझे थोड़ी पता था फादर को ऐसा हो गया है। आपने जब कहा था, जब तक मैं वहाँ पहुँच चुका था, मेरा दोस्त भी वहाँ नहीं था, पता नहीं वो जिंदा है मर गया, मुझे पता नहीं। मैं उस गांव में गया था, मुझे कुछ समझ में भी नहीं आ रहा है। और जब मैं आपकी बात सुन के जब मैं वापस आया तो आप आके मुझे थप्पड़ मारी। बोलता कौन सा दोस्त है? बोलता मेरे एक स्कूल का एक गरीब घर का दोस्त था, उसका नाम। बोलती बस बस, गरीब लोगों की बातें मेरे सामने मत करना। जब तुम गरीब लोगों की बातें करते हो तो मेरे सामने वो बास्टर वी विजान सामने आ जाता, आंखों के सामने। अगर तुमने दोबारा मुझसे बातें की तो याद रखना मैं तुम्हें मार डालूंगी। गरीब लोगों से नफरत है मुझे, बोलती है। और अपने रूम में चली जाती है और बोलती है हाँ कल सुबह हमें फादर से मिलने के लिए जाना है। अभी मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, अभी 10:30 बज रहे हैं, जाओ खा पी के रश कर लो, कल सुबह में हम 8:30 बजे यहाँ से निकल जाएंगे। तो बोलता है जी जी जी। और हाँ, अपने उस गरीब दोस्त के पास जाने की ज़रूरत नहीं है, हो सके तो उसको इलाज के लिए उसके दोस्त के पास से पेटीएम करके उसे पैसे भेज देना। तुम नहीं जाना, मुझे कल तुम्हारी ज़रूरत है, हो सकता है तुम फादर को अगर कुछ सीरियस हो तो बचा सको, मेरी बात ध्यान रखना। बोलता है जी जी जी, आपको मैं दोबारा शिकायत का मौका नहीं दूंगा। और वो सर नीचे करता बोलती यही तुम्हारे लिए बेहतर होगा, और चली जाती है। और अपने गार्ड को बोलती है फादर की टाइम टू टाइम इंफॉर्मेशन उनकी हेल्थ की मुझे देते रहना। फादर कैसे हैं, ऑपरेशन हो गया है तो फादर अभी आईसीयू में हैं, और कैसे है कोई अनजान आदमी हमारे फादर के आसपास ना बुट के देखते रहना, वांगी वो के कोई बॉडीगार्ड हमारे फादर को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए ध्यान रखना। अगर वो लोग ज़रा भी तुम्हें हॉस्पिटल के आजू बाजू या आसपास तुम्हें दिखाई दे तो फ़ौरन ही फ़ोन करना मुझे, मैं देख लूँगी। तो बोलता है जी मैडम, बोलता है और फ़ोन रख देती वेंचिंग। बोलती है और परेशान हो गई हूँ मैं वांगी वो से, इसके लिए कुछ ज़रूर अलग से सोचना पड़ेगा मुझे। अब नरमी से उससे बात करके कोई फ़ायदा नहीं है। और वो फ़ौरन बाथरूम में जाती है, बात लेती है, स्नान करती है। अपना स्नान करने के बाद में गाउन पहनती है और ब्लैंकेट ओढ़ती है और बोलती है कल का सूरज मेरे लिए बहुत अच्छा होना चाहिए, कल का दिन, ये बोल के और गॉड को याद करके उनको प्रणाम करके सो जाती है। और हमारा बिल्डिंग जब दिखता है कि 10 हो गई तो बाहर से वो लॉक लगा के चाबी को अपने जेब में डाल देता है और बाहर और देखता है कि गार्ड तो बहुत सारे सामने खड़े हुए हैं और पीछे गार्डन की तरफ देखता है तो एक गार्ड भी नहीं रहते। तो बोलता है यही मौका अच्छा है यहाँ से मुझे जाने का। और वहाँ पे एक 10-15 जोड़ी कपड़े ले लेता है अपने साइज़ के, क्योंकि वो सब लोग पतले रहते हैं। बस एक वेंचाओ बिल्डिंग का बड़ा भाई जो है तो वही थोड़ा मोटा रहता है, तो उसके कपड़े वो 5-4 जोड़ी लेके रख लेता है। और वेंचाओ के लिए जो उसका फेवरेट है वो पूरा रख लेता है, विंग के लिए कुछ खाने का, और उधर
सबके लिए कुछ एक 5 बैग पकड़ के धीरे एक के बाद एक हल्लू फेंक के पांचों बैगों को हाथ में पकड़ के और 2-3-4 लाख रुपए अपने जे बैग के अंदर डाल के और धीरे 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 वहाँ से हल्लू हल्लू निकलता। वहाँ से निकलने में उसको आधा घंटा लग जाता है और वो धीरे धीरे वहाँ से निकल के अपनी वैन में पूरे बैगों को डाल के और वहाँ से फ़ौरन निकल जाता है और जाते 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 अपने मुंह में हेलमेट डाल लेता है। अपने मुंह में 2-3 तरह के काला मास्क लगा लेता है जिससे कोई पहचान ना सके और जाते आते उनके लिए कुछ फ्रूट्स भी ले लेता है और उनके लिए कुछ खाना वाना खाने का चावल जैसा दाल रहता है, ऑयल रहता है, घर का सामान जो रहता है, जो हल्दी नमक मिर्ची रहता है और कुछ वेजिटेबल्स जो होता है वो सब पूरी तरह से एक 15-20 हज़ार का भर लेता है और उसको पूरी तरह से उनके ऊपर चावल के बोरियां और आटा और बेसन वो सब भर लेता है और अपने फेस को भी पूरी तरह से कवर करके निकल जाता है। और जब वो जाता है तो देखता है कि वो लोग वहाँ पे नज़र नहीं आ रहे होते उसको और वो अचानक इसकी बहन इसे कॉल करती है, अरे बिल्डिंग तुम कहाँ हो, मेरे रूम को कोई लॉक नहीं खुल रहा है। बोलता है सॉरी दीदी, मेरे दोस्त का कॉल आया था, वो हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांसें गिन रहा है तो मैं उसे ज़रा देखने जा रहा हूँ। तो बोलती है मैं चाहती हूँ कि तुम्हारा दोस्त मर जाए, अगर सुबह से पहले तुम वापस नहीं आए तो मैं तुम्हारा खून कर दूँगी बोलती है। तो बोलता है नहीं जीजी मैं आ जाऊँगा, आप गुस्सा मत होइए, बस 15 मिनट में मैं हॉस्पिटल पहुँच जा रहा हूँ, उसकी हालत जैसी भी होगी मैं देख के उसको 10,000 दे के आ जाऊँगा। तो बोलती है हाँ जल्दी आना तुम बोलती है। अरे बात सुन के उसको बहुत गुस्सा आता, बोलती पता नहीं चीज़ की कहाँ चली गई और अपने बॉडीगार्ड को बोलती है मेरा डोर खोलो। तो बोलता सॉरी मैडम की नहीं है तो डोर को तोड़ना पड़ेगा। तो बोलती डोर को तोड़ो, फिर मुझे फादर के पास जाना है, हॉस्पिटल से कॉल आया था, फादर बहुत सीरियस है। ये बात सुनने के बाद में बॉडीगार्ड लोग डोर तोड़ देते हैं। वेंचिंग हमारी कार में बैठ के हॉस्पिटल को निकल जाती है। उसके बाद में हमारा वेल्डिंग की तरफ का दिखाया जाता है। हमारा वेल्डिंग पूरे सामान के साथ में एक वैन को हॉर्न मारते हुए ईलिंग के माउंटेन में पहुंच जाता है और वहाँ जाके 2-3 मारता है तो शिवयांग भाग के आता है, वेंचाओ भाग के आता है। बोलता है हाँ क्या हुआ। बोलता है ये मैं सामान लाया हूँ, वो 3 वर्कर को जो मैंने कुकिंग के लिए बुलाया था ना और साफ़ सफाई के लिए और कुछ दूसरे काम के लिए। बोलता हाँ उनको बुलाओ, ये पूरा सामान जल्दी रखो, मुझे अभी और इसी वक्त जाना पड़ेगा, दी का फ़ोन आया था वरना वो मेरी हालत ख़राब कर देगी और इसमें पैसे हैं जो है सब कुछ है इसमें, तुम बस जल्दी से निकालो, मुझे जाना है। इसमें ट्रीटमेंट के लिए जो भी तुम्हें सामान चाहिए था सब भी है इसमें, डिटोल या जो भी चाहिए। तो फ़ौरन वो जल्दी जल्दी निकाल देते हैं वो पूरे सामान और सामान निकालने में पूरे 1.5 घंटे लगते हैं क्योंकि हमारा वेल्डिंग क्या बोलते हैं पूरी तरह से वैन को भर के लाया था और उसे पता नहीं था कि यहाँ पे लोग कितने दिन रहेंगे और क्या बोलते हैं अंधेरे में कितने दिन यहाँ पे सफ़र करना पड़ेगा जब तक वो मैटर शांत नहीं हो जाता है। ये बात जब वो बोलता है तो कैंडल्स और कुछ ऑयल कुछ दिए वो सब पकड़ के लाया था क्योंकि उस पहाड़ में तो कोई लाइट सोएंगी नहीं, वहाँ पे दिया या मोमबत्तियाँ ही जल सकती है। तो किसी तरह भी करके मोटे मोटे मोमबत्ती जो रहते हैं बड़े बड़े अपने छोटे छोटे वो बहुत सारे लेकर आके और निकलता। बोलता है कि तुम कुछ खाओगे नहीं। बोलता नहीं फ़िलहाल मेरी बहन यानी तुम्हारी बहन खून ना पिए मेरे लिए वही बहुत है। वो हॉस्पिटल गई है, शायद फादर का बचना मुश्किल है और वो और बहुत मुश्किल हो जाएगी और तुम देख के मुझे तो लगता है तुम लोग को बहुत सेफली यहाँ रहना पड़ेगा। मैं जा रहा हूँ यहाँ से, जितना हो सके उतना चुपचाप रहना, कम से कम 15 दिन तो तुम यहाँ छुपो, बाकी का मैं 15 दिन तक यहाँ नहीं आऊँगा क्योंकि अब बहन को मुझे साबित करना पड़ेगा कौन सा मेरा दोस्त है, वो इंक्वायरी भी करेगी मेरे ऊपर। तो मैं अब यहाँ नहीं आ पाऊँगा और मेरा सेल में ऑफ़ करके रख दूँगा और तुम लोग मुझे कांटेक्ट मत करना बोला। मैंने इसमें 3-4 लाख रुपए रख दे, जो भी हो तो तुम अलग से कुछ कर लेना। और वो चला जाता है फ़ौरन ही। तो वो बोलता है तुम्हारी बहन के बारे में इन्फॉर्मेशन मुझे कैसे मिलेगी। तो बोलता है मैं क्या कर सकता हूँ, मैं देखता हूँ मैं क्या कर सकता हूँ, मगर क्या एक काम करना, तुम अपना सेल को एक 8 घंटे के बाद में ऑन करना तो मैं हॉस्पिटल में क्या हुआ बता दूंगा, उसके बाद में तुम फिर ऑफ़ कर देना ताकि सिग्नल उनको पता ना चले। तो ठीक है बोल के ऑफ़ करता है। और हमारा विंग तो चल नहीं पा रहा था क्योंकि उसको ऑलरेडी गोली लगी होती है। तो उसको गोदी में उठा के वहाँ पर लिटा देता है और उसके पाँव को थोड़ा सा जो भी उसको लगा होता है खून निकल रहा होता है उसको थोड़ा बहुत ठीक ठाक कर देता है। और वो सोचने लगता है कि कहाँ मैं ये सोच रहा था क्या क्या हो गया यहाँ पे। और फिर वो अपने भाई को कॉल करता वहाँ से। जब उसको भाई कॉल उठाता तो बोलता है वांगी तुम कहाँ पे हो, मैं कब से माँ तुमसे बात करना चाहती है, क्या हुआ 4-5 दिन हो गए। तो बोलता है भाई क्या बोलते हैं आप जहाँ भी है वहाँ से ज़्यादा बाहर मत निकलना क्योंकि यहाँ के हालात अच्छी नहीं है। वो लोग अब फादर को और आपको पूरी तरह से
पूरी तरह से डिस्ट्रॉय करने के लिए देख रही हैं मैडम ये। और आप दूर रहिएगा, किसी को अपना ओरिजिनल इन्फॉर्मेशन कुछ मत बताइए, जितना हो सके घर में रहो। मैं आपको 15 दिन के बाद में वहीं पे आऊँगा जहाँ पे आप हैं, बोलता है। तो उसका भाई बोलता कुछ तो बता, बोलता नहीं भाई मैं कुछ नहीं बता सकता, मेरे फ़ोन को कोई ट्रैप भी कर सकता है, इसलिए मैं नाम नहीं लूँगा, ना ही एड्रेस आपका अपने मुँह से बताना, तो मैं रखता हूँ, आप मुझे कॉल मत कीजिए, नेक्स्ट मैं ही कॉल करूँगा, बोल के फ़ोन काट देता है। और ऐसे ही इनके 5-6 दिन ऐसे निकल जाते हैं। अब थोड़ी हालत क्या बोलते हैं, उसकी बहन यान्नी की ठीक रहती है। यान्नी थोड़ा थोड़ा होश में आ गई होती है 3-4 दिन के बाद में, और उसको जो गोलियां लगी होती है वो थोड़ी बहुत ठीक हो गई। तो हमारा सुयांग काफ़ी देखभाल करता रहता है, और इस देखभाल करने के इसमें वो हमारी यान्नी को भी थोड़ा पसंद करने लग गया था। तो विंग को बोलता है क्या अगर मैं तुम्हारी बहन से शादी करूँ तो तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? बोलती थी कि इंसान अच्छा होना चाहिए, बाकी पैसे की हमें कोई कमी नहीं है, बोलती है। तो तुम मेरी बहन की जिम्मेदारी ले लो, मेरी बहन को तुम देखो, मैं एक बार घर में जाना चाहता हूँ। विंग बोलता तो लैंजर बोलता नहीं तुम घर मत जाओ, मैंने पता लगाया है, विंगडिंग ने कहा है कि वो हमारे घर के पास हर जगह हमारे पे नज़र रखे हैं, तुम फिक्र मत करो। तुम्हारा भाई जैन चैन को तो तुम्हारी मम्मी कुछ मैडम भी कुछ नहीं करेगी, तो उनका अपना बेटा है, लेकिन हमें तो यहाँ पे छुप के रहना पड़ेगा, यहाँ से निकलना पड़ेगा। ऐसे उनका देखने में, और अब यान्नी भी ठीक हो गई होती है और धीरे धीरे चल रही होती, कि उसको 3-4 गोलियाँ लगी होती तो काफ़ी ब्लड लॉस हुआ होता, लेकिन काफ़ी हद तक वो ठीक रहती है। तो बोलती है मैं बैठ के परेशान हो गई, मैं थोड़ा नीचे तक जाऊँगी। तो सुयांग बोलता नहीं नीचे आप बिल्कुल भी मत जाइए, आप एक पाँव जब स्टेप से नीचे रखेंगी तो काफ़ी आपको हार्ट में पेन होगा, क्योंकि आपको काफ़ी वार्म्स अभी पूरे ठीक नहीं हुए। तो वो बोलता है हाँ ये बात भी सही है, आप अभी मत जाइए, हम लोग यहाँ से सीधा जहाँ मेरे भाई है वहीं पे हम लोग चले जाएंगे, मैं कैसे भी हम सबके लिए टिकट का बंदोबस्त कर देता हूँ, बोलता है वो। और एक इंसान को कॉल करता है, वो कॉल करने के बाद में ठीक है 15 दिन के बाद में एक 5-6 ने एक 8 टिकट लेके आ जाता है, और वो टिकट के थ्रू ये लोग पूरी तरह से इस जगह को डिस्ट्रॉय करके, यहाँ पे कोई था ऐसा उनको पता नहीं चलना बोल के पूरा सामान जाते आते गाँव वालों को दे देते हैं। और एक लोग अलग तरह से ड्रेसिंग चेंज करके पूरे के पूरे अमेरिका चले जाते हैं, और उन लोगों को पता नहीं चलता। और यहाँ पे वेंचिंग मियान और यहाँ पे शूशे सब लोग ढूंढ रहे होते कि ये लोग कहाँ गए, आसमान खा गया, धरती खा गया। मैडम भी बोलती ज़रूर ये लोग कोई ऐसी जगह छुपे हैं और कोई अपना ही उनको मदद करा, वरना इतनी सेफली लोग यहाँ से चाइना से निकल ही नहीं सकते हैं। तो बाद में उनको पता चलता है, कॉल आता है, अरे हमारा वांगी वो भी मैसेज कर रहा होता है, बोलता है तुमको जितना उखाड़ना था तुम लोगों ने उखाड़ लिया, मैं बाहर लेके तुम्हारे को देख लूँगा, बोलता है। अब तुम लोग अपनी उल्टी गिनतियाँ गिनना शुरू कर दो, बोल के वो फ़ोन को क्या करता है पूरी तरह से सिम निकाल के उसको तोड़ देता है और उसको डस्टबिन में डाल देता है, और बोलता है तुम सब भी ऐसे ही करो, अपने सिमों को पूरी तरह से तोड़ दो, हम अमेरिका में जाते ही नया सेल नए सिम के साथ लेंगे, नए नाम के साथ वहाँ रहेंगे, और 1 साल के बाद हम चाइना वापस आएंगे पूरे पावर के साथ, अभी हम नहीं जा सकते। और वो एक आदमी को कॉल करता है, बोलता है कि मेरा बिज़नेस थोड़ी देर के लिए क्लोज़ कर दो, और उसमें लिख दो कि बिज़नेस को किसी और ने टेक ओवर कर लिया है, और विजन की भी हालत अच्छी नहीं, शायद वो है कि नहीं, ये सब एक झूठी अफवाह फैला दो करके बोलता है। मैं तुम्हें 10 लाख रुपए दूंगा, इतने सारे लोग मर गए, कुछ लोग डर से भाग गए, ये सब बता दो। वेंचा हुआ सुयांग का भी कुछ ना कुछ हो गया है करके ऐसा कुछ फेक न्यूज़ बना दो चाइना में। तो रात ही रात ये पूरी खबर फैल जाती है कि यान्नी को 2-3 गोली से उसकी डेथ हो गई, उसका आता पता नहीं है, उसकी बॉडी को ढूंढ रहे हैं। और विंग को भी अपना दिमागी संतुलन वो खो बैठा उसकी बहन की मौत के बाद में, वो किसी पागल खाने में है, और ईबो तो डर से कहीं छुप गया है, और खुद वेन रोहान का बेटा ही उसके बाप के खून में शामिल है, तो वो भी अब डर से चुपचाप बैठा हुआ कहीं कि उसकी बहन विंचिंग उसे मान ना दे। अब सब लोग इस तरह डर के छुप गए हैं, तो हमें इनकी प्रॉपर्टी में कब्जा कर लेना चाहिए। ये बात जब विंचिंग बोलती है और वो जाती है तो वहाँ देखते एक बड़े बड़े बोर्ड लगे रहते हैं कि वांग यीबो ने कम से कम रेट में किसी और को ये बेच के यहाँ से निकल गया है। और जब ये बात उसे पता चलती तो बोलती है बास्टर्ड कहीं का, जाते जाते भी ये फिटिंग लगा के चला गया, बोलती है। और वहाँ पे जब वो देख के चल जाए, बोलती किसने बचा, बोलती सॉरी मैडम हमें कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, कम से कम 30-40 करोड़ उन लोगों ने बिज़नेस में इन्वेस्ट करने के लिए लिया था, उन्होंने नहीं चुका पाया, तो हम कब्जा कर रहे हैं, जब वो हमारे पैसे दे देगा इंटरेस्ट के साथ, तो हम उनका
वापस उनको दे देंगे उनका बिजनेस। तो बोलते जब वो हमारा पैसा हमको रिटर्न कर लेगा 30 करोड़ का इंटरेस्ट के साथ में, तो हम उसका बिजनेस वापस दे देंगे, ये बोल देते हैं। तो वो पाँव हाथ पटकती हुई और अपने किस्मत को गाल देती है, वहाँ से निकल जाती है। और जब वो घर जाती है तो देखती है कि उसका फादर का क्या बोलते हैं वहाँ पे 11वां चल रहा होता, क्योंकि उसके फादर इस दुनिया में नहीं रहते हैं, मर गए होते हैं। तो बहुत सारे लोग आए होते हैं और आके हमदर्दी के 2-3 आंसू जूझे जूझे ही बहा रहे होते हैं, लेकिन एक तरह से सब खुश थे। तो अच्छा वो मर गया बेन रोहान, कमीना कहीं का, हमारी आधी से ज़्यादा प्रॉपर्टी और हमारी बेटियों का जीवन खराब करके रखा था। अच्छा मर गया कमीना, बहुत लेट मरा है, तो जल्दी मरना चाहिए बोलता है। और वेंगचिन सोचती मुझे पता है सब लोग नाटक कर रहे हैं, सच्चे दिल से सब चाहते थे मेरा बाप मर गया, और इन सब का जिम्मेदार वो वी वुजान और रीबो है। एक बार वो मुझे पता चल जाए वो लोग कहाँ हैं तो उनको तो मैं जान से मार दूंगी। तो 3-4 गार्ड के बोलती है जाओ, मुझे डाउट है वो इस कंट्री में नहीं दूसरे कंट्री में भी हो सकते हैं, तो जाके तुम उनको ढूंढना और पता लगा, हो सके तो वहाँ के लोगों को भी हायर करो, जितना पैसा भी जाए परवाह नहीं, मगर ढूंढो बोलते। तो सब गार्डों को लगा देती है। और यहाँ से हमारा वेल्डिंग कॉल करके बोल देता है अपने दोस्त विंग को, विंग भाई आप लोग किसी तरह से भी होशियार रहिएगा, क्योंकि मेरी बहन ने 4-5 लोगों ने हर एक जगह देशों में हायर कर दिया आप लोग की इंक्वायरी करवाने के लिए, और मेरे फादर का आज 12 डेज है बोलता है। तो बोलता है तेरा फादर उड़ गया, बोलता हाँ उड़ गया। तो बोलता कमीना था, लेकिन मैं यहाँ पे हूँ, आपकी इन्फॉर्मेशन देता रहूँगा, तो आपको पता है ना क्या करना। बोलता मुझे पता है। तभी वो बोलता है क्या हुआ, तो बोलता कुछ नहीं, वेंगचिन ने लगा। बोलता हाँ वो एक ज़िद्दी लड़की उतनी आसानी से हार नहीं मानेगी। तो ये बात ठीक है बोल के वो लोग सब सीक्रेटली रहते हैं, और ये लोग सब एक पार्क में रहते हैं, और वहाँ हाथी घोड़ा गधों के साथ खेल रहे होते हैं, वहाँ पे देख रहे होते हैं, मैंने पिकनिक मनाने आए होते हैं उधर। तो उसका भाई बोलता है जेबुजुन अब बताओ लेंजन क्या हुआ था तुम्हारे साथ चाइना में। तो वो सब बैठ के बताते हैं जब तक शाम के 5 बज जाते हैं। तो वो अपने बालों को पकड़ के और सर को हिला के उड़ता, बोलता मैंने फादर को पहले ही कहा था, ये माफिया का जो बिज़नेस है, जो डीलिंग है, ये सब गैर कानूनी है, कभी भी किसी को सुकून दे ही नहीं सकती ज़िंदगी में। लेकिन फादर कहाँ मानते थे, अब फादर ऐसे पड़े हैं उसकी जगह में, अब तुम खड़े हो गए हो, अब तुम्हारे साथ भी ये सब हो रहा है, ये तो स्टार्टिंग ही आ गया, और क्या क्या होगा, तुम विन से शादी करोगी, फिर तुम्हारे बच्चे, सबकी लाइफ बहुत डेंजर है। ये वो मेरी बात मानते हो। बोलता है भाई देखो आप कहीं भी जाओ लेकिन एक्सीडेंट तो होंगे, आप कहीं भी जाओ अच्छे बुरे लोग रहेंगे, वो हमारे ऊपर है कि हम किस तरह से उसको इस्तेमाल करते हैं। मैं चाहता हूँ कि ब्राउन शुगर ड्रग्स से आज के युवाएं बचे रहे, इसलिए मैंने ये लिया है। थोड़ा टाइम भाई उसके बाद में जितना भी ड्रग्स है मैं हमेशा के लिए चाइना से गायब करवा दूंगा, और वहाँ के जो गरीब लोग हैं उन सबको स्कूल के लिए हर चीज़ के लिए फ्री एजुकेशन लगा दूंगा। आप फिक्र मत कीजिए, कुछ भी नहीं होगा, हम बहुत सेफ रहेंगे। बस एक बार वेंगचिन को हम हमेशा के लिए रास्ते से हटा दे, और ये बाकी दूसरे मिंग्याओ को, शूशे को, इन सबको हम हटा दे तो हमारी प्रॉब्लम थोड़ी सॉल्व हो जाएगी बोलता है। तो बोलता है हाँ हमें फिर से वापस वो सीट लेने के लिए हमें वोटिंग की ज़रूरत पड़ेगी। बोलते फिक्र मत करो भाई, टाइम टू टाइम सबसे बात कर चुका, लेकिन सबको अपना सपोर्ट के लिए कीमत चाहिए। फिलहाल उतनी कीमत देने के लिए मैं रेडी नहीं हूँ, क्योंकि मेरे पूरी प्रॉपर्टी तो आप जानते हैं चाइना में है, मेरे पास सिर्फ 50% है। तो मैंने उनसे वादा किया मैं 50% अभी देता हूँ, 50% बाद में दूंगा। 6 महीना और भाई, उसके बाद में हम वापस चाइना में रहेंगे काफ़ी पावर के साथ बोलता है, क्योंकि हमारे साथ 3000 लोगों का सपोर्ट रहेगा और उनके पास सिर्फ एक 500 लोगों का ही रहेगा। तो एक बार हम पावर में आने के बाद में हम वापस रह सकते हैं फादर के साथ। तो ये बात जब बोलता तो विंग बोलता हाँ ये बात भी सही है, मैं बेकार में तुम्हें झगड़ा करता था। तो बोलता तुम्हारे को प्यार से मैंने कई तो बार तो समझाया था, तो मेरी बात कहाँ समझते हो। तो उसकी बहन बोलते तुम लोग झगड़ा मत करो, मैं अभी शुयांग के साथ जा रही हूँ डेटिंग पे, तुम लोग चलोगे। तो बोलता है नहीं दी आप जाओ बोलता है। तो बोलती है क्या यानी जाके आओ ना, तुम मुझे परेशान मत करो, मैं यहाँ पहले ही परेशान हूँ, मैं सोच रहा हूँ फादर कैसे होंगे बोलता है। तो यानी शुयांग के साथ जाती है, और जब वो जा रही होती तो हमारा विंग बोलता है क्यों ना हम हमारी छोटी बहन की शादी यहीं कर दे, उसे चाइना में आने की क्या ज़रूरत है, बेकार में शुयांग और उसकी लाइफ डेंजर में पड़ जाएगी। तो बोलता है तुम क्या चाहते हो। बोलता है हाँ मैं चाहता हूँ कि यहीं शादी कर ले। तो वो बोलता है क्यों ना हम लोग भी अपनी शादी यहीं पे कर लेते हैं, ऑलरेडी हमारी आधी शादी तो हुई है, अब पूरी कर लेंगे तो एक काम तो ख़त्म हो जाएगा ना। तो बोलता है नहीं मुझे अभी शादी नहीं करनी, मैं बाद में करना चाहता हूँ बोलता है। तो बोलता है नहीं हम लोग भी यालनी के साथ कर लेंगे तो एक काम खत्म हो जाए, तुम्हारी माँ का भरोसा नहीं है, वेंगचिन का भरोसा नहीं है, और ज़बरदस्ती कुछ करके शादी करे तो मुश्किल है, मेरे पास लीगली फिर मुश्किल होगा।
एक बार जब बोलता तो आते ठीक 15 दिन के बाद में वो लोग यालनी की शादी बहुत धूमधाम से सुयांग के साथ कर देते हैं। और हमारे लैंजन की शादी भी विंग के साथ हो जाती है पूरे रीति रिवाज के साथ में। और जितने लोग भी रहते हैं, मैडम यू को तो आशीर्वाद देना नहीं चाहेगी अपनी बेटी को, तो वो लोग उसको फॉरगेट कर देते हैं, जाने दो। और मैडम लैंड के पास जाते हैं और उसके फादर का पाँव पकड़ते हैं और उनको बोलते हैं, फादर मैं आपके लिए वाइफ लेकर आ गया हूँ, यानी मेरी वाइफ आ गई है और आपकी बहू आ गई है। तो वो बोलते हैं हाँ ये तो ठीक है, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम लोग इतनी ग्रैंड से शादी कर ही क्यों नहीं सकते हैं। उसकी माँ बोलती है, बोलता माँ जिस जगह पे मैं हूँ अभी, वहाँ पे मैं जितना कम लोगों के सामने आऊँगा उतना ही सेफ्टी है, बोलती है। तो बोलती ठीक है तुम अपने रूम में जाओ, मैंने तो तुम्हारे रूमों को बहुत अच्छा सजा दिया। तो बोलता है माँ उस सब की ज़रूरत तो नहीं है, बोलता है। और वो अपने रूम में चला जाता है और उसकी बहन जो यालनी रहती है उस युयांग के साथ बैठ जाती है और वो सोचने लगती है कि हमें वापस चाइना जाना चाहिए नहीं। तो बोलता है कि वो तो मुझे आने नहीं देगा, लेकिन मैं तो जाना चाहता था क्योंकि मैं तो उसका बॉडीगार्ड हूँ ना, अगर मैं नहीं गया तो कैसा। तो बोलते हैं नहीं नहीं तुम तो यहीं पे रहो, वहाँ पे अगर तुम जाओगे तो मैं भी तुम्हारे साथ आऊँगी, ये बात बोलता है। और फिर हमारा विंग भी बोलता है लैंजन तुम क्या कर रहे हो। बोलता है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे पास बैठा ही तो हुआ, मैं कुछ क्या कर रहा हूँ क्या, बोलता है। तो बोलता तुम कुछ करो नहीं करोगे, तुम मेरे पास है तो मैं तो किक मारूंगा, बोलता है। और उसको लात मारने की ज़रूरत बोलता है तो वो उसका पाँव पकड़ लेता है और बोलता है देखो तुम जब मुझे लात मारोगे तो अच्छा नहीं होगा, बोलता है। और इसी तरह उनके झगड़े चल रहे होते, पूरे एक दूसरे के बाल पकड़ के खींच रहे होते कि तुम मुझे छूना नहीं, तुमसे बात नहीं करना, या ऐसे कुछ ना कुछ वो बोल ही रहे होते हैं। तो मैडम ये आती देखो अगर तुम्हें नींद नहीं आ रही तो तुम दोनों के दोनों अपना मुंह बंद करो और सो जाओ। तो बोलती हाँ क्या ही कुछ करना है क्या मुझे, माँ सोच रही है तो एक नंबर का कम दिमाग वाला विभूजन है, मुझे तो पसंद भी नहीं। तो मैडम बोलती ठीक है तुम्हें पसंद नहीं तो मुझे दे दो, मैं इसको अपना बेटा बना के अपने पास से रख लूँगी, तुम किसी और से शादी कर लो, बोलता है। तो बोलता है नहीं नहीं माँ ये जैसा भी है मुझे बहुत पसंद है, बोलता है। और उसको अपने पास लेके जाने लगता है उसके रूम में। तो मैडम बोलती है देखो झगड़ा मत करो तुम दोनों, मैडम लैंड बोलती है तुम लोग सो जाओ। और तुम्हारे फादर को मुझे कल एक डॉक्टर के पास लेके जाना है, वो बोल रहा था शायद थोड़ा फिजियोथेरेपी के शुरू, यानी कोई एक्सरसाइज होती बॉडी की जो वो कराने के साथ धीरे धीरे शायद उनके हाथ पांव थोड़ा काम करने लग जाए करके बोलती। तो एक को बात करती है, वो डॉक्टर आके बोलता टाइम तो काफ़ी लगेगा लेकिन अगर धीरे धीरे अपने तरफ से कोशिश करेंगे तो शायद उंगलियां हिला सकते हैं, आप कोशिश कीजिए और अच्छी अच्छी बातें बैठ के इनके पास करती रहिए, बोलता है। और ऐसे बात करने के चक्कर में हमारा विभूजान भी बोलता हाँ मैं भी इनकी देखभाल करूँगा, ईवो को जाने दो, ईवो को जाने दो, मैं यहीं पे रहूँगा अपनी बहन यालनी के साथ, बोलता कि काफ़ी टाइम से मैं उसके साथ नहीं था लाइफ के ज़्यादा अप डाउन होने। तो ईवो बोलता है कि तुम्हें तो बस एक मौका चाहिए, मेरे को छोड़ के भागने का है ना, तो मैं इससे कमीना तो ढूंढेगा तो मिलेगा नहीं। तो गाइज़ देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में क्या होता है। बाय बाय गाइज़।